ये कब का है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? पढ़ा तो होगा आपने, पता होगा कौन से ईयर का है? ये पार्ट 2 का ये है 1872 का। ये इंग्लिश लॉज थे बेसिकली, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई, अमेंडमेंट्स जिसे कहते हैं, तरमीम करना उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं। उसके बाद इसको जो है नाफिजुल अमल कर दिया गया। इसमें इसका सबसे पहले आपको पता है, हम जैसे बच्चा पैदा होता है उसका एक नाम होता है, ये भी एक्ट है, इसका भी एक नाम होता है। इसको क्या बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर ये 1872 वो ईयर है जिसमें इसको इन्फोर्सेबल कराया गया है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। जब आप आगे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस वक्त ये पढ़ा जाता है कि इस एक्ट का नाम क्या है। दिस इज वन MCQs। और इसका ईयर ऑफ कमेंसमेंट कौन है, तो वो होगा 1872। फिर दूसरा होता है कि एक्सटेंट कितनी है। हम हमेशा ही लीगल टर्म में ना एक चीज पढ़ते हैं, एक्सटेंट, वुसअत, हद। जैसे कि हम लोगों का कॉलेज है तो इसकी हद क्या है? ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही हम लोगों की हद है। ठीक हो गया। हमारे जो कानून बनाए हुए हैं, हमारी जो रूल और रेगुलेशन बनाई गई है, ये हमारे कॉलेज की, वो कहाँ पर अप्लाई होंगी? हमारे कॉलेज पे, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट पे, इसके अंदर। तो ये कानून किस किस पे अप्लाई होगा? जब ये एक्ट बनाया गया तो इसको अप्लाई होने के लिए कहते हैं कि उसकी एक्सटेंट है होल ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें जब आप चले जाते हैं होल ऑफ पाकिस्तान, मतलब यहाँ पर आप देख ले सारे सूबे आ जाते हैं इस पे, ओवरऑल पाकिस्तान पर। दिस ये कंसाइज नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई कन्फाइनमेंट लगा दी गई, पंजाब रूल्स बना दिए गए, सिंध रूल्स बना लिए गए, सिंध एक्ट हैं काफ़ी सारे, बलूचिस्तान एक्ट हैं काफ़ी सारे, जो कि सिर्फ उन्हीं सूबों पे अप्लाई होते हैं, बाकी पाकिस्तान पे नहीं अप्लाई होते। तो इससे क्या चीज़ जहन में आती है कि एक जनरल लॉ है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक होता है तो स्पेसिफिक का मतलब है आप दो बंदे बैठे हैं, आप दो बंदों पे अप्लाई होगा, वो बैठे हैं उन पे अप्लाई होगा, बाकियों पे नहीं होगा। दिस इज स्पेसिफिक, जो खास इलाके के लिए बना हो, खास हालात के तहत बना हो, खास पर्पस के लिए बना हो, वो स्पेसिफिक होता है। ये जनरल रूल है। जनरल रूल्स मतलब जनरल लॉ है, ये ओवरऑल पाकिस्तान पर अप्लाई होता है, ये इसकी एक्सटेंट है। दिस इज अनदर MCQs। MCQs के भी हिसाब से आपका तैयारी हो जाएगी और आपका लिखने में भी आपको आसानी होगी। ये 2-4 वर्ड जो ऐड कराएंगे तो तब आपका एग्जामिनर समझेगा कि वाकई में इसने एक लेवल की तैयारी की हुई है। उसके बाद आ जाते हैं कमेंसमेंट। ठीक हो गया। ये है 1972, मतलब 1 सितंबर 1872 को ये नाफिजुल अमल हुआ। ठीक हो गया, ये पास हो गया पहले। फिर उसके बाद कोई एतराज भी तो होते हैं असम्बलीज वगैरह की हर चीज। उसके बाद कमेंसमेंट यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, सबसे जो आगाज हुआ है उसका है 1 सितंबर 1872 से ये नाफिजुल अमल हो गया। फिर ना कोई एक्ट जैसे पास होता है ना, उसके कुछ अफेक्ट होते हैं। जैसे कि ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता है, पहले भी हमारे इससे एक्ट से पहले चल रहा होगा या इस एक्ट के बाद चल रहा हो, बाद की बात नहीं, जो पहले चल रहा होगा, कोई एक्ट चल रहा होगा, कोई रेगुलेशन चल रही होगी, कोई रूल्स चल रहे होंगे। जब ये कानून आ गया तो उसका क्या अफेक्ट होगा? जो ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं, मतलब हम लोग इस कानून के तहत मुआहदे कर रहे थे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास होके आ गया तो इसका पुरानों पर क्या अफेक्ट होगा? ये भी तो हम लोग के जहन में आता है ना। जो अब उन कानूनों को क्या करेंगे कि ये अब नया कानून पास होके आ गया, उसमें वो देखें बात होती है। कुछ जो कानून होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे वो नाफिजुल अमल होती है उससे पहले जितने भी कानून होते हैं वो उसको रिपील कर देते हैं, वो उसको ख़त्म कर देते हैं।
उसकी जगह पे वो खुद नाफिजुल अमल हो जाती हैं। फिर पहले जो कोई भी मुआहदे होते थे वो पुराने कानून के तहत होते थे, अब जो क्योंकि नया कानून पास हो गया तो अब जो मुआहदे होंगे फिर वो नए कानून के मुताबिक होंगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इसका जो फैक्ट है ये वैसे कमेंसमेंट के साथ लिखते हैं, मैंने इसीलिए इजी वर्डिंग में लिखा है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसमें कोई भी पहले स्टैट्यूट पास हो, कोई भी रेगुलेशन हो, कोई भी इंसिडेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, इंसिडेंशियल मतलब इससे रिलेटेड हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है, एक्ट है, कानून है, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, नाफिजुल अमल रहेंगे और इसकी पोजीशन अलग से है, ये उनको रिपेल नहीं करेगा। फिर ये सारी बातें किस चीज में लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट किस में, इसका नाम किस में लिखा हुआ है, एक्सटेंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक चीज है आप इसको सेक्शन वाइज पढ़ें, क्योंकि किताब सेक्शन वाइज लिखी हुई है। ये सारी के सारी जो चीजें हैं ये आपकी आती है सेक्शन नंबर 1 में, इसका चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1। दिस इज अनदर एमसीक्यूज। थोड़ी सी तैयारी करते जाए, थोड़ी सी तैयारी करते जाए, आपको बाद में जजेस के लिए पेपर देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजें हैं बस। बाकी आपके एग्जाम में ये सेक्शन असेंशियल नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो 2 नंबर 4 नंबर मिलेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा जो है सेक्शन वो है डेफिनेशंस का। मुझे आज इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे अभी बताया गया है कि आपका लेक्चर है इस पे। अच्छा, एक होता है इसमें सबसे पहले वो लेता है स्टार्ट प्रपोजल। क्या होता है प्रपोजल? प्रपोजल किसी चीज को एक्सेप्ट करना, नहीं। प्रपोजल दावत देना है, इंतखाब करना, दावत देना प्रपोजल। कोई लीगल डेफिनेशन, आप लीगल की क्लास ले रहे हैं, इसकी जो वर्डिंग है प्रपोजल की ये है सेक्शन 2B में बताया हुआ है, नहीं बल्कि ये है 2A में पहली डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे आपके 5 से 10 नंबर का वो सवाल आता है, 2 से 4 डेफिनेशंस वो पूछ लेता है। अगर आप डेफिनेशंस को अच्छे से लिखेंगे तो आप लोगों को मार्क्स उस हिसाब से मिलेंगे। अब जो आपका कानून है, जो बेयर एक्ट है, वो एक कंसाइज सी डेफिनेशन बना देता है। एक कंसाइज सी डेफिनेशन आप याद करते हैं जब उसको इंग्रेडिएंट में तोड़ लिया करें, हर इंग्रेडिएंट के भी अलग से नंबर होते हैं। फिर आप उसके साथ एक अगर इलस्ट्रेशन, एक वेरी जो है अफेक्टिव, जो आपके एग्जामिनर के माइंड को टच करे और कानून से रिलेटेड अगर कोई आप इलस्ट्रेशन डाल देते हैं तो वो आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आपको देता है। थोड़ा सा अटेम्प्ट करने का तरीका सीखें, कुछ पेपर को अटेम्प्ट करने का, पढ़ने का तरीका सीखें। प्रपोजल 2A में वो कहता है when one person signifies to another his willingness to do, अपनी रजामंदी जाहिर करता है कुछ करने के लिए, or abstain from doing anything, या मैं ये चीज नहीं करूंगा, अपनी विलिंगनेस पे, अपनी रजामंदी से करूंगा या नहीं करूंगा, with a view to obtaining the assent of another, किस नियत से कि दूसरा इस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दे, टू सच एक्ट, उस मेरे एक्ट के मुतालिक या मेरी जो मैं एब्सटेंस कर रहा हूं, जो मैं नहीं कर रहा उससे मुतालिक। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, मैंने कहा मैं अगर अपनी रजामंदी से मैं ये पेन आपको देता हूं, ठीक है, अब या मैं अपनी रजामंदी से ये नहीं दूंगा, दोनों फॉर्म में ऑफर्स हैं, अगर करने की भी ऑफर है, ना करने की भी ऑफर है। उसके बाद जो दूसरा है वो क्यों मैं दे रहा हूं कि दूसरा भी इस पे रजामंदी जाहिर करे, समथिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड।
अब इसकी एक जनरल डेफिनेशन है जो कि शायद आपको इजीली समझ आए। मैंने आपके लेक्चर में इसमें जनरल डेफिनेशंस भी दी हैं, कुछ डिक्शनरीज की डेफिनेशंस भी दी हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब प्रपोजल अगर आप तोड़ते हैं इंग्रेडिएंट में, प्रपोजल क्या है? एक पर्सन सिग्निफाई करता है कि मैं समथिंग डू फॉर समथिंग डूइंग, ठीक हो गया, और नॉट डूइंग। एब्स्टेंट का मतलब है नॉट डूइंग। क्या कहता है? क्यों? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट भी लिख सकते हैं आप। अब वो जनरल डेफिनेशन है एन ऑफर। अब वो इजीली आपको समझाएगा। एन ऑफर, दिस इज एन ऑफर by one person to another of terms on condition with reference to some work or undertaking or for the transfer of property, the acceptance whereof will make a contract between them। इसके बाद प्रपोजल के बाद जो बनता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैंने प्रपोजल दिया भाई, मैंने आपको ये देना है, बोर्ड मार्कर देना है, ठीक है, आपने उसे कर लिया एक्सेप्ट। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तब ये प्रॉपर्टी भी समझ ले, जब इसने ट्रांसफर की यहाँ पे डेफिनेशन दी उस हिसाब से देखें तो ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करूंगा मैं या नहीं करूंगा, ठीक हो गया। जब नहीं करने पर भी रजामंदी जाहिर हो जाए, जब करने पर भी रजामंदी और कबूलियत जाहिर हो जाए, तब वो बाद में जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बेसिकली ये एक ऑफर है, प्रपोजल एक ऑफर है। इसके नतीजे में अगर परला बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब वो कहता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? अ प्लान और सजेशन, एक प्लान है ना, मैं प्लान दे रहा हूँ, या मैं प्लान दे रही हूँ भाई हम लोगों ने इस तरह से करना है, मेरे पास एक प्लान है कि अगर तुम मुझसे ये खरीद लो तो, ठीक हो गया। या सजेशन है, या ऐसा मैं सजेशन है अगर तुम कहो तो मैं इस चीज को नहीं बेचती, तुम कहो तो, मतलब मैं ऑफर भी दे रही हूँ, मैं सजेशन भी दे रही हूँ। अगर तुम कहोगे ठीक है मैं इसे खरीद लूंगा, मैंने आप किसी और को ना बेचे, तो आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस भी आ जाएगी। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? ये बाद में जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो कहता है प्लान और सजेशन स्पेशली फॉर्मल और रिटन, फॉर्मली भी किसी भी फॉर्म में कह सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अनदर, पुट फॉरवर्ड, क्यों मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, इसके बदले में मैंने आपसे कुछ लेना है ना, फ्री में तो नहीं देना। कंसिडरेशन है ना, जो कंसिडरेशन मुझे देंगे वो मेरी कंसिडरेशन होगी, वो मेरे लिए रिवार्ड है, आपको ये चीज मिल जाएगी। आप उसको देखेंगे, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, दे रही हूँ कि ये एक बोर्ड मार्कर है, आप इसको ले लें, मैं प्रपोजल आपको दे रही हूँ। अगर आप उसको देखेंगे, अगर इसको लेंगे, ठीक हो गया, तो आप उसके बारे में मुझसे कोई कंसिडरेशन भी देंगे मुझे, वो कंसिडरेशन मेरे रिवार्ड होगा, ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर होगी, आपकी प्रॉपर्टी मतलब मनी फॉर्म में हो सकती है, कुछ हो सकती है, वो मेरे पास ट्रांसफर होगी। अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो प्रपोजल बनाती हैं एक रिटर्न फॉर्म में, वही प्रपोजल भेजे जाते हैं जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। उसी प्रपोजल पर वो देखते हैं, अगर उनका माइंड टच करता है कि आप उसके लिए क्या कुछ करवा सकते हो, तब वो जाकर आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। आपको पता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ऑफर देती हैं, अखबार में भी आता है कि हमें इतना काम करवाना है। जो उसको डिमांड को पूरी करने वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं या जो होते हैं, वो फिर उस हिसाब से प्रपोजल बनाते हैं, प्रपोजल बनाकर वो उनको देते हैं कि अगर वो ओके कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है। ये बिजनेस लॉ भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर देखें आप, ये बिजनेस लॉ भी है। अगर वो फिर कहता है कि प्रपोजल, अगर हम कहते हैं कि लीगल डिक्शनरी में क्या है, मैंने इसके लिए इतने सारे पॉइंट सिर्फ एक प्रपोजल पे लिखे हैं ताकि आप लोग इसको तैयार कर सको। प्रपोजल को कहते हैं एन ऑफर फॉर कंसिडरेशन और एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात, कोई घुमा फिरा के नहीं, आपको समझाने के लिए। ऑफर फॉर, एक ऑफर है, फॉर कंसिडरेशन,
और एक्सेप्टेंस। किसी को ऑफर करा दे कि इसके बदले में कुछ दे दें, या एक्सेप्टेंस। किसी को शादी के लिए प्रपोज करना, दिस इज एन आल्सो प्रपोजल, ये भी प्रपोजल की एक फॉर्म है। वो एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस के लिए हम दे रहे हैं ना। किसी को ऑफर दे रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। या किसी को ऑफर दे रहे हैं कि आप खरीद लें, तो ये उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन मिलनी है। या अगर कोई ऑफर करे कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑफर होगी। अगर उसको अगर आप बदला क्या देगा, उसका कंसिडरेशन तो नहीं है, वो उस पर एक्सेप्टेंस देगा ना। ये एक शॉर्ट सी और एक डेफिनेशन है आपको समझाने के लिए। फिर दूसरा वो कहता है कि द जनरल रूल दैट प्रपोजल ऑफर टू अनदर फॉर एक्सेप्टेंस मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। अब एक सवाल पैदा होता है कि प्रपोजल को क्या विथड्रॉ किया जा सकता है? यस, अगर प्रपोजल दे दिया गया, आप ये खरीदें, आपके एक्सेप्ट करने से पहले मैं इसे वापस कर सकता हूँ, मैंने नहीं बेचनी। अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे गाड़ियां OLX पे कोई डाल देता है, कोई मतलब ऑफर कर देता है, मैंने यार ये मकान सेल करना है, ठीक हो गया, जनरल ऑफर है ना, सबके लिए ऑफर है। लाजमी नहीं होता कि हम किसी एक इंसान के लिए दें, हम पब्लिक के लिए भी दे सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप, मेरा इरादा बदल गया, आप मैंने ये मकान नहीं सेल करना, मैं उसको रिवोक करवा सकती हूँ, मैं उसको विथड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ये ऑफर मेरी थी, आपने एक्सेप्ट करने से पहले। Provided that the notice of withdrawal be given to party to whom it was made। अब मैंने ऑफर पे लगा दिया, भाई मैंने ना ये मकान सेल करना है। अगले जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी, उन्होंने पैसा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया, मैंने उसको नोटिस भी नहीं दिया, मैंने विथड्रॉ किया, तो अगले बंदे तो मेरे खिलाफ क्लेम कर सकता है कि मैंने अपनी जमीन बेची, मैंने पैसा इकट्ठा किया आपके लिए। तो ये नोटिस ऑफ विथड्रॉल जो है, इसको मालूम होना चाहिए उस बंदे को जो आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करने की नीयत रखता है। और अगर वो एक्सेप्ट कर गया तो उसके बाद आपको पीछे हटने के चांसेस नहीं है। आप एक्सेप्टेंस से पहले किसी भी टाइम उसको वापस ले सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको विथड्रॉल का नोटिस दिया, वो इसके कहता है प्रोवाइडेड दैट नोटिस ऑफ विथड्रॉल बी गिवन टू पार्टी टू whom it was made। बेशक एक्सेप्टेंस से पहले आप उसको वापस लेते हो, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि आप उसका नोटिस अगर उसको दे दो तो आप बच सकते हो किसी के हाथ तक कि मैंने इसको नोटिस दिया था कि मैं वापस ले रहा हूं। अब इसकी एग्जांपल वो क्या कहता है, अब बिट आपको पता है, मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। किसी भी वक्त नीलामी पे लगी हुई जो भी जायदाद होती है उसकी बिड होते हैं कि भाई इतने पे हम इसको सेल करना, आप किसी भी वक्त उसको वापस ले सकते हो। प्रपोजल बाय लेटर, अगर आपने एक लेटर के जरिए प्रपोजल दिया हो, वो जो पब्लिश होते हैं इश्तिहार, वो भी बेसिकली अगर आप देखें तो वो एक लेटर की फॉर्म में, रिटर्न की फॉर्म में होते हैं। मे बी विथड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से किसी भी वक्त आप चाहें तो उस प्रपोजल को वापस ले सकते हैं। इस पे मजीद आप लोगों ने इसको ऐड करना है, इसमें इलस्ट्रेशन डालनी है। आपके पास कोई बुक है, गाइड बुक है, उसको भी देखें। आप बेसिक लॉ को पहले देखें, ये बेसिक लॉ है जो आप पढ़ रहे हैं। जब आपको देखें, बात असल में पता क्या है, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हमें पक्का पकाया सब कुछ मिल जाए, आप कुछ भी मेहनत ना करें। अगर आप अपने असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं तो वो आपके नंबर बढ़ाएगी, आपके साथ वाले के नंबर नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आपके साथ वाले की गाइड बुक है तो हम दोनों एक ही तरह की बुक पढ़ोगे। अब एक डेफिनेशन है इसकी अगली, अगर स्टेप बाय स्टेप याद करें आपको सेक्शन भी इजीली याद होंगे। प्रॉमिस,
प्रॉमिस क्या है? वाहिदा। प्रॉमिस वैसे हम किसको कहते हैं? वादा कर किसी चीज कोई चीज देने का वादा कर लिया। वादा कर तो उसको अब इसको कैसे लेंगे? आप इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे लेंगे? दो के दरमियान जो एक मायदा है एग्रीमेंट के तहत ही ले सकते हैं। नहीं, लेने की बात नहीं, मतलब आप इसके मीनिंग लीगल में क्या लेंगे, कैसे ये करेंगे? प्रॉमिस को एग्रीमेंट भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि ये चीज मैं आपको फला दिन दे दूंगा, मतलब फला दिन तक ये चीज आप तक पहुंच जाएगी। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन। जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है ना, वो प्रॉमिस बन जाती है। बहुत सबसे सिंपल बात है, जब भी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, अगर किसी ने किसी को प्रपोजल दिया, अगला बंदा उस पर अपनी असेंट दे दे, उसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो एक प्रॉमिस बन जाती है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted became a promise. सिंपल सी वर्डिंग है, कानून की वर्डिंग है ये जो लिखी हुई है। ये इसको हम प्रॉमिस को कमिटमेंट भी कहते हैं। कमिटमेंट कर ली है भाई, अब मैंने ना ये चीज किसी और को बेचनी है, या ये कह सकते हैं प्रॉमिस इज अ कमिटमेंट बाय समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कमिटमेंट है ना, मैंने आप ही को बेचनी है, आपके अलावा मैंने किसी को नहीं बेचनी। उस पर आपने एक्सेप्टेंस भी दी हुई है, बात खत्म। अच्छा, इसके ना कुछ फर्क है। आप यहाँ से जब लेते हैं ना, आप लेते हैं कि ये जो प्रॉमिस है, आपके जहन में एक सवाल आया होगा, जब ये ऑफर एक्सेप्ट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो बन सकता है, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट भी तो कह सकते हैं। लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस का डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब हो गई तो वो एक प्रॉमिस बन गई। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे जहनों में टच करता है कि इस तरह से तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है ना। तो यहाँ पर उसको प्रॉमिस का कहने का लफ्ज अलग से इस्तेमाल करने का, कॉन्ट्रैक्ट से हट के करने का क्या फायदा? आप मेरे ख्याल में मेरा लेक्चर में